नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार पंचायत चुनाव में 14 सीटों पर जीत के बाद सीएम धामी ने जताया आभार। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का किया दावा। विपक्ष ने लगाया खरीद फरोख्त का आरोप। एमडीडीए बना मोदी और धामी का दुश्मन। देहरादून में एक ही झटके में सैकड़ों युवा उद्यमियों से छीना रोजगार। बिना नोटिस के एक साथ 27 कैफे सील। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी गेस्ट का नाम उजागर करने की मांग तेज। मुन्ना सिंह चौहान बोले, स्पेशल गेस्ट के नाम से उठना चाहिए पर्दा। कांग्रेस ने कहा सीबीआई जांच हो। बॉबी कटारिया को दिल्ली से देहरादून लाने के लिए दोबारा जारी होगा बी वारंट। सोमवार को कोर्ट में पेशी होगी बॉबी कटारिया की। सरेआम शराब पीकर ट्रैफिक रोकने पर मुकदमा दर्ज। और देहरादून में लोगों के साथ हो रहा स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट धोखा। जगह जगह खुदी सड़कों से व्यापारी परेशान, कारोबार भी ठप। सवाल आखिर कैसे पूरा होगा 2023 का काम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। डिजिटल युग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार नए स्टार्टअप को लेकर तमाम योजनाएं चला रही है, तो प्रदेश में मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड में उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि राज्य के लोगों को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर मिल सके। लेकिन लगता है कि एमडीडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दुश्मन बन बैठा है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एमडीडीए बना मोदी और धामी का दुश्मन। एक ही झटके में सैकड़ों युवा हुए बेरोजगार। एक साथ 27 कैफों को किया गया सील। उद्यमियों ने सरकार से लगाई गुहार। हम अपने शहरों की नौकरियां छोड़ के मुद्रा लोन लेके हमने ये स्टार्ट किया स्टार्टअप। एकदम से शॉर्ट नोटिस के ऊपर इसे एकदम बंद कर दिया गया है। कोरोना काल में नौकरियों से हाथ धोने के बाद प्रदेश के लोग इस उम्मीद के साथ उत्तराखंड राज्य में लौटे कि वो खुद का स्टार्टअप शुरू कर रोजी रोटी कमाएंगे, और लोगों ने ऐसा किया भी। इससे राज्य में रिवर्स पलायन को रोकने में काफी हद तक मदद मिली। लेकिन जिस पलायन को थामने के लिए केंद्र की मोदी और प्रदेश की धामी सरकार तमाम नए स्टार्टअप शुरू करने को लेकर उद्योगपतियों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है, उन्हें स्टार्टअप को अब खत्म किया जा रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एमडीडीए पीएम मोदी और सीएम धामी का दुश्मन बन बैठा है। क्योंकि मसूरी विकास प्राधिकरण की तरफ से पिछले 2 दिनों में युवा उद्यमियों के 27 से ज्यादा फूड स्टार्टअप को बिना नोटिस, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के बंद कर दिया गया है। इससे एक ही झटके में सैकड़ों लघु उद्यमी बेरोजगार हो गए हैं। नाराज उद्यमियों ने एमडीडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हमें तो बोला था पार्किंग की समस्या की वजह से उन कैफेज को बंद कर दिया गया। जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, बहुत छोटे, अब मुद्रा लोन लेकर के हम जिस तरीके से शुरुआत करी थी, कोई 10 बाय 10 का है, कोई 20 बाय 10 का है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स उनको बनाया गया था कोविड के बाद। क्योंकि कोविड के बाद देश में जिस तरह से बेरोजगारी फैली, तो सभी लोग अपने अपने शहरों से जॉब छोड़कर वापस राज्य में आए। ये रहा कि इसी राज्य में रहकर कुछ ऐसा काम करा जाए, स्वरोजगार योजना को बढ़ावा दिया जाए, जिससे बाकी जो लोग पलायन कर रहे थे पहाड़ के, उनको यहीं देहरादून में बाकी लोगों को रोजगार मिल सके और एक इस तरह की स्थिति बन सके जिससे कि लोगों को दोबारा पलायन ना करना पड़े या कोविड जैसी महामारी के समय लोग भूखे ना मरे। देहरादून के राजपुर रोड पर मसूरी डाइवर्जन से लेकर राजपुर के बीच करीब 17 ऐसे कैफों को बंद कर दिया गया है। इससे रेस्टोरेंट में काम करने वाले वर्कर्स भी अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि कैफे चलाने के लिए उन्होंने बैंक से बकायदा लोन लेकर इन कैफों को शुरू किया और कैफे में अपना पर्सनल स्टाफ भी रखा। उन्होंने कहा कि पार्किंग होने के बावजूद एमडीडीए की तरफ से रेस्टोरेंट को सील करने की कार्रवाई की गई है, जो बेबुनियाद है। 20 से 25 कैफे हैं जो कि सिर्फ हमारे जोन में बंद किए गए हैं, और अराउंड 800 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे साथ कलेक्टिवली काम करते हैं, जो रेगुलर और इरेगुलर बेसिस पे दोनों हमने अपॉइंट करे हैं। तो उन सबको अच्छा हम सारे अपनी जॉब्स छोड़ के अपने प्रदेश में वापस एंटरप्रेन्योरशिप को वापस लाते हुए अपना जॉब करने के लिए आए हैं। हमारी बस इतनी रिक्वेस्ट है, आप हमें प्लीज़ वो करने दीजिए। और
राजपुर रोड इकलौती एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्किंग की, और हमारे सबके रेस्टोरेंट्स के बाहर गार्ड हैं जो ये मेक श्योर करते हैं कि कोई भी गाड़ी सड़क पे बिल्कुल ना खड़ी। एमडीडीए की तरफ से की गई इस कार्रवाई के विरोध में कैफे चला रहे लोगों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं डीएम से मुलाकात कर उद्यमियों ने अपनी मांगे रखी, जिस पर डीएम ने आश्वासन दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है और इसमें जांच की जाएगी। इनका ये कहना था कि हम लोगों की सीलिंग जो हो गई है, अब हमारे एम्प्लॉयज़ कहाँ जाएंगे। तो हम लोगों ने प्रक्रिया के अनुसार उनको नोटिस भी दिया था और बहुत बार उनको बताया भी गया मौखिक और लिखित कि भाई आप अपनी जो भी नक्शे के अनुसार है उसको वैसा कर लें। तो अब इनका जो कहना था कि कोई सोल्यूशन निकाला जाए, तो हमने वही जो, क्योंकि एमडीडीए के एक सेट नॉर्म्स हैं तो उन्हीं के अनुसार उन्हें एप्लीकेशन डालनी होगी। जो नियम में आते होंगे उनका हम जो आगे की प्रक्रिया होती है वो होगी, और जो नहीं आते होंगे उनका नक्शा पास नहीं हो पाएगा। स्टार्टअप चला रहे उद्यमियों ने सरकार से दरख्वास्त की है कि उनकी मांगों को सुना जाए और उनके साथ एमडीडीए की तरफ से जो भी कार्रवाई हुई है उसकी जांच हो, ताकि उद्यमियों के साथ कोई अन्याय न हो। ऐसे में क्या सरकार इसको लेकर संज्ञान लेती है, ये देखना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेगी। हरिद्वार की महान जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक मैंडेट दिया है, और हम हरिद्वार क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। और अगर और ज़्यादा उत्साह और ऊर्जा से जो उन्होंने हमको अपने मत और समर्थन के रूप में दिया है, सेवा के रूप में उसको परिवर्तित। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हरिद्वार पंचायत चुनाव के बाद खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा जिला पंचायत सदस्यों पर दबाव बनाकर हॉर्स ट्रेडिंग और जोड़ तोड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे हुए नेता लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। हरिद्वार के पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा रहा है खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग, उनका सगल रहा है। उस लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं और जन भावना का अनादर कर रहे हैं। वहीं पंचायत चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पंचायत चुनाव में मैदान में उतरी बसपा ने वोट की गिनती में धांधली का आरोप लगाया है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत चुनाव में बसपा को जनता का काफी समर्थन मिला, बावजूद इसके बसपा प्रत्याशियों को राज्य सरकार के इशारों पर हराया गया है। कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ, उसके विरोध में आज बहुजन समाज पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मुख्य तौर पर हमारे किशनपुर, जमालपुर और हमारी सिकरोडा सीट पर जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के साथ अत्याचार हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, सरकारी अफसरों का दुरुपयोग करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को रिकाउंटिंग के माध्यम से हराने का काम किया। उसके विरोध में आज यहाँ पर आए थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के जन्मदिवस के मौके पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम खंडूरी को जन्मदिवस की बधाई दी। दीर्घायु की कामना के साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर भुवन चंद्र खंडूरी के कार्यकाल को भी याद किया। सीएम धामी ने इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी वहां पर मौजूद रहे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी पिता बीसी खंडूरी के जन्मदिवस पर आए लोगों का आभार व्यक्त करती नजर आई। जनरल साहब का जन्मदिन है और उन्होंने लंबे समय से देश की और प्रदेश की सेवा की है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे। उनके द्वारा अनेकों कार्य, जहाँ सड़कों के क्षेत्र में भारत में मंत्री रहते हुए और उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम ऐसे कामों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। हम सब लोग उनसे प्रेरणा लेकर उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे और आज के अवसर पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। लेकिन उनके लिए प्यार है क्योंकि उन्होंने जो अपने समय में राजनीति की है वो बहुत साफ सुथरी राजनीति की है, प्रदेश के हित की राजनीति की है और एक जनरल होने के नाते इस देश की सेवा भी की है। कड़क व्यक्तित्व के धनी रहे हैं और जैसे बाहर रहे वैसे अंदर रहे। परिवार के साथ भी, हमारे साथ भी वही डिसिप्लिन रहा है जो शायद सभी के साथ रहा है।
तो इसलिए शायद पूरी उत्तराखंड में बहुत स्नेह उनको और आशीर्वाद मिला है। अंकिता हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड का एक चश्मदीद गवाह सामने आया है, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला बताया जा रहा है। सामने ये भी आया है कि ये चश्मदीद गवाह पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में ही काम करता था, जिसने उस हत्याकांड की रात अंकिता के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। उस समय अंकिता अपनी मदद के लिए गुहार लगा रही थी। लगातार हेल्प मी की आवाजें उसके कमरे से बाहर आ रही थी और ये सारी आवाजें उस चश्मदीद गवाह ने सुनी हैं। इसके साथ ही उस चश्मदीद गवाह ने यह भी बताया कि उस समय स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और उस रात स्पेशल जो गेस्ट थे वो 4 लोग काली कार में आए थे। जो ये चारों ही युवक जो थे वो पुलकित आर्य से भी मिले, जिसके बाद उन चारों युवकों को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया गया था। जी हां, जो ये बड़ी खबर है वो अंकिता हत्याकांड से जुड़ी सामने आ रही है। इस पूरे हत्याकांड में एक चश्मदीद गवाह निकल कर सामने आया है, जिसने पूरी इस हत्याकांड की कहानी को सामने रखा है और बताया जा रहा है कि उस रात वो जो चश्मदीद गवाह है उसने अंकिता के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अंकिता हत्याकांड में बड़ी मांग की है। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया वो तो जेल में बंद है, लेकिन जो विजिटर वहां गलत काम करने की नीयत से आ रहे थे उनके ऊपर से भी, उनके नाम से भी पर्दाफाश होना चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि जो वीआईपी की बात सामने आई है उनकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत ही दुखद और हृदय विदारक ये घटना है और जिस प्रकार से बैकग्राउंड उसकी उभर करके आई, जो घटनाक्रम, जो सब ऑडियो क्लिपिंग्स वगैरह से, तो बहुत दर्दनाक तरीके से, बहुत बहसी तरीके से उस लड़की की, उस बेटी की जान गई है। उन लोगों तक भी कानून के हाथ पहुंचने चाहिए जो तथाकथित विजिटर्स थे, जो उसको एब्यूज करना चाहते थे या जिनके लिए एब्यूज करने की बात सामने आ रही है, तो उन तक भी कानून पहुंचना चाहिए। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उंगली उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में अब कानून नाम की कोई चीज नहीं रही। अंकिता हत्याकांड में आखिर क्यों बड़े नाम सामने नहीं आ रहे? आखिर किसके इशारे पर रिजॉर्ट में सबूत मिटाए गए हैं? अल्मोड़ा में हुए जगदीश हत्याकांड में भी हीला हवाली की गई है। मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री आखिर आज तक उसके घर क्यों नहीं गए? लेकिन विडंबना है इस प्रदेश की, उत्तराखंड प्रदेश की, अंकिता भंडारी की हत्या हो जाती है, उसको हत्यारों को प्रश्रय दिया जाता है, कई दिन तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री 25 लाख का मुआवजा देने के लिए उसके घर जाते हैं। ये सामाजिक समरसता की बात करते हैं। इसी तरह जगदीश हत्याकांड, उसका अपराध ये था कि उसने सामान्य जाति से विवाह किया था, उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई भी प्रदेश सरकार, मंत्री, सांसद, कोई उसकी सुध लेने के लिए नहीं गया। वहीं अंकिता हत्याकांड पर सियासत जारी है। देहरादून में कांग्रेसियों ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया और अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की गई। इसके साथ ही अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की भी मांग की है। इसके बात अगर हम नरेंद्र नगर की करें तो वहां पर भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश में जो अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ है, जो बीजेपी के नेताओं के पुत्रों ने जो घिनौनी हरकत करी है, उसके लिए पूरा प्रदेश उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। इसलिए आज महानगर कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका है। हमारी मांग है सीबीआई की जांच की जाए और उन हत्यारों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और सीबीआई की जब तक जांच नहीं होगी उन हत्यारों को सज़ा नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमारी ये मांग है सीबीआई जांच की जाए और नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें। वहीं हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष राहुल छिंवाल के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सरकार की हीला हवाली और रोज नए खुलासे के बाद अब सीधे सीबीआई जांच की मांग की है। महानगर अध्यक्ष राहुल छिंवाल ने कहा कि जिस तरह से रोज नए बातें सामने आ रही है उससे ये स्पष्ट है कि सरकार अंकिता के परिजनों को न्याय नहीं दिला पाएगी, लिहाजा इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए।
हम लोगों की मांग है कि जिस तरीके से जो ये हमारी बहन अंकिता भंडारी के प्रकरण में हम लोग नित्य रोज नई बातें देख रहे हैं, तो उसको लेकर के हमें सख्त शंकाएं हो रही हैं कि हमारी जो सरकार है ये आंख मूंद कर बैठी हुई है और ये न्याय नहीं कर पाएगी उस परिवार के साथ। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें सीबीआई की जांच हो और सीबीआई की जांच के साथ साथ एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के साथ साथ इनको जो दोषी हैं इनको फांसी की सजा हो। इसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर फिर से पुनः यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं और हम लोग सरकार को चेताना चाहते हैं। अब एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसने लोगों की दुश्वारियां पिछले कुछ सालों से इतनी बढ़ा दी है कि लोग और व्यापारी प्रदर्शन करने पर आमादा हो गए हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। जी हां, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के ख्वाब पर गर्द जम गई है। आलम यह है कि कंपनी से जिम्मा भी छीनकर दूसरी कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन हालात डाक के तीन पात ही है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कामों में हीला हवाली पर सरकार ने ब्रिज एंड रूफ कंपनी से जिम्मा छीनकर अलग कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े काम रफ्तार पकड़ेंगे। मगर लगता है स्मार्ट सिटी बनने के ख्वाब पर अब गर्द ज्यादा जम चुकी है। तभी स्मार्ट सिटी की बदहाल सूरत लोगों के लिए दिनों दिन परेशानी बढ़ा रही है। साल 2019 में राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी के तौर पर नई पहचान दिलाने के मकसद से प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, जो जून 2022 तक पूरा होना था। इस बीच कोरोना काल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े कामों को कुछ वक्त के लिए रोका भी गया। अब स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा होना है, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बदसूरत हुई राजधानी की तस्वीर ने जगह जगह सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है। मौजूदा वक्त में स्मार्ट सिटी का सपना देख रहे लोगों को फिलहाल यहाँ सड़कों में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं। हरिद्वार रोड, ईसी रोड, राजपुर रोड, चक्राता रोड, पलटन बाजार, गांधी रोड और सहारनपुर रोड प्रिंस चौक से लकड़ मंडी के पास रास्तों को स्मार्ट बनाने का काम अभी भी ढाक के तीन पात ही नजर आ रहा है। एक आध प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर प्रोजेक्ट में सरकारी मशीनरी बुरी तरह से उलझ चुकी है। यही हाल पेयजल और सीवरेज परियोजनाओं का भी है। परेड ग्राउंड का सुदृढ़ीकरण किस रूप में सामने आएगा, सालों तक ये कह पाना मुश्किल होगा। आलम यह है कि 2.5 साल बाद भी 27 में से महज 5 प्रोजेक्ट ही पूरे हुए हैं। क्लॉक टावर के व्यापारियों ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि उनकी मुश्किलें बढ़ने के साथ इस प्रोजेक्ट से उनके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी ने हमारे बाजार का बेड़ा गर्क कर दिया है और ये समय अवधि में जो इन्हें निर्धारित की गई थी उसके अनुसार इन्होंने काम नहीं किया और व्यापारियों का पूरा सीजन स्टेक पे आ गया है और बहुत नुकसान हो रहा है व्यापार का। ये जो स्मार्ट सिटी की कंपनियां हैं ये बहुत लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। जो मटेरियल ये यूज़ कर रही हैं ये 2 साल भी नहीं चलना है ये सामान। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि ये स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया था वो कहाँ लगा, कैसे लगा और क्या क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हुई, इसकी सीबीआई जांच करी जाए। बड़े अचंभे की बात है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बजट का कोई टोटा नहीं। बावजूद इसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाली कंपनियों की हीला हवाली का खामियाजा आम जनता और व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में 2023 अंत तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम पूरे होंगे, ये कह पाना मुश्किल होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। माइनिंग को लेकर सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि 1 अक्टूबर से प्रदेश में माइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। पिछले 3 महीने से माइनिंग पर रोक लगाई गई थी। अब इसके लिए कई बैठक हो चुकी थी और जिला स्तर पर और निगमों के लिए पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए थे। देखिए, माइनिंग 1 अक्टूबर से प्रारंभ कर ली जाएगी क्योंकि 3 महीने की रोक रहती है, वो खत्म हो रही है। मेरे द्वारा इस संबंध में बैठक की जा चुकी है। आज भी एक बैठक मैं कर रहा हूँ। इसमें सभी तैयारियां जो की जाती हैं पहले जनपद स्तर पे और अलग निगमों के स्तर पे, उस पर डायरेक्शन जारी किए जा चुके हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 1 तारीख से सुचारू रूप से हर जगह पे जहाँ पे लीगल पट्टे जहाँ अलॉटेड है वहाँ पे माइनिंग शुरू कर ली जाए। उत्तराखंड में 15 पेट्रोल पंप में चिप लगाकर घटतौली कर उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करने का एक मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित तेल कंपनियों द्वारा 15 पेट्रोल पंप पर सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। हालांकि अभी इस मामले में तेल कंपनियों द्वारा कोई आधिकारिक लिस्ट जारी कर कार्रवाई की पुष्टि नहीं की है, न ही तेल कंपनियों द्वारा राज्य खाद्य विभाग को इसकी शिकायत दी है। लेकिन राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा सभी जनपदों के जिला आपूर्ति अधिकारियों को इन पेट्रोल पंप की जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
नहीं, कार्रवाई तब होगी जब उनका पंपों के बारे में पता लग पाएगा। एक्चुअली जो शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि कुछ पंपों की तेल की सप्लाई रोक दी गई है, तो हमने कंपनी के अधिकारियों से ये पूछा किन पंपों की तेल की सप्लाई रोक दी। सभी अधिकारियों को पत्र प्रदर्शित किया गया, जवाब आने पर कार्रवाई की जाएगी। घरतोली की शिकायत है, वो उनमें जो शिकायत जो मैंने पत्र लिखा उसमें क्लियर कर जो उन्होंने लिखा है शिकायतकर्ता ने, मैंने उनके संबंध में मतलब उनसे जवाब मांगा था, अनुरोध किया जवाब मांगने के लिए। अब वो अभी तक जवाब नहीं आया, जवाब प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में उद्योगों के लिए सकारात्मक पहल कर रही है। स्थानीय युवाओं को प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में 70% रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार की पहले से ही पॉलिसी है। उद्योग सचिव पंकज पांडे ने कहा कि सरकार प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए स्टेट की पॉलिसी ला रहे हैं। इसमें कई इंडस्ट्रियलिस्ट 30 एकड़ के आसपास जमीन पर कई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो वहीं सरकार अलग अलग मदों में उस उद्योग को सहायता देगी। देखिए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट की पॉलिसी हम लोग ला रहे हैं, उसका ड्राफ्ट रेडी कर लिया है हमने। उसमें यह है कि अगर 30 एकड़ के आसपास का अगर पूरा लैंड एरिया होता है, उसमें कोई प्राइवेट प्लेयर एक नया इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहता है, तो राज्य सरकार की तरफ से उसको अलग अलग चीज़ों के लिए मदद की जाएगी और ये प्रयास हम लोग करेंगे कि वहाँ पे सुचारू रूप से जो इंडस्ट्रीज आए वो काम कर सके। दिल्ली में सरेंडर करने वाला आरोपी बॉबी कटारिया सोमवार को देहरादून कोर्ट में पेश हो सकता है। इससे पहले पुलिस कटारिया को दिल्ली से देहरादून लाने के लिए दोबारा बी वारंट जारी करेगी। दरअसल बॉबी कटारिया को 1 अक्टूबर को देहरादून लाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस को कटारिया के खिलाफ बी वारंट देरी से मिला। इस वजह से कटारिया को अब 3 अक्टूबर को लाया जा सकता है। आपको बता दें कि बॉबी कटारिया पर देहरादून की सड़कों पर खुलेआम शराब पीने का आरोप है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद कैंट थाने में बॉबी कटारिया पर मुकदमा दर्ज किया गया था। कटारिया का बी वारंट हमें मिला था, जिसको कि वहाँ दिल्ली जेल में दाखिल किया गया था। उसमें जो है आज उसकी पेशी होनी थी यहाँ पर, परंतु वहाँ से समय से सूचना न मिलने के कारण दिल्ली पुलिस को यहाँ नहीं लाया जाया गया है। पुनः जो है वारंट इशू कराया जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई कराएगी। 1 अक्टूबर से प्रदेश भर में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए काला दिवस मनाया गया। चंपावत जिले में भी शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के लिए काला दिवस मनाया। नारेबाजी कर रहे शिक्षकों ने सरकार से आग्रह किया कि पुरानी पेंशन योजना बहाल होनी चाहिए। दरअसल 1 अक्टूबर के दिन ही केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना में संशोधन कर नई पेंशन योजना को लागू किया था। आज 1 अक्टूबर 2022 का दिन काला दिवस के रूप में सभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा मनाया जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन में कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त करके नई पेंशन व्यवस्था स्थापित की और जिसका विरोध जो है लगातार हमारे संगठन नो प्रूफ द्वारा किया जा रहा है। वहीं चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक में 24 सितंबर से लापता चल रहे युवक का शव पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। लापता युवक के परिवार ने युवक की हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने खुलासा किया है कि मृतक युवक मोहित पचौरी के साथ उनकी कहासुनी हो गई थी और इस कहासुनी की वजह से उन्होंने युवक को मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों की निशानदेही पर युवक का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। देखिए, 29 तारीख को थाना पाटी में एक गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी पुलिस के द्वारा जब जांच की गई तो ये पता चला कि ये जो व्यक्ति जो गुमशुदा है वो अपने 3-4 साथियों के साथ में कहीं गया हुआ था। तो पुलिस ने जब इन तीनों साथियों के साथ जब पूछताछ की, इन्होंने बताया किसी बात में झड़प होने की वजह से इन्होंने इसकी हत्या कर दी है, तो और बॉडी को वहीं छिपा दिया है। आज उनकी निशानदेही पे जो डेड बॉडी है वो बरामद कर ली गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तीनों जो आरोपी, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा। दिनेशपुर में बंगाली समाज द्वारा दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस दौरान 7 दिवसीय मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। और सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस प्रशासन ने सभी व्यवस्था की है। इस बार जो सजावट की व्यवस्था है, ये लाइटिंग की व्यवस्था हमने कोलकाता से स्पेशल दुर्गापुर से मंगवाया है। उसके द्वारा मंदिर के चूड़ा और मुख्य गेट को बहुत ही भव्य रूप से सजाया गया है और जो मंदिर का डेकोरेशन है वो भी यहाँ के लड़कों के द्वारा बहुत ही सुंदर रूप से सजाया गया है। तो ये दिनेशपुर का जो दुर्गा मंदिर है, आसपास के श्रद्धालु आते हैं और अपने मन से जो मांगते हैं उसका माताजी उनको पूरा मान्यता मांगते हैं और उसको पूरा करते हैं। कहीं ना कहीं इस दिनेशपुर क्षेत्र की जनता ये दुर्गा मंदिर में आते हैं और माताजी का जो 5 दिवसीय पूजा होता है उसमें भाग लेते हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ।
मुझे दे इजाजत, नमस्कार। हरिद्वार पंचायत चुनाव में 14 सीटों पर जीत के बाद सीएम धामी ने जताया आभार, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का किया दावा, विपक्ष ने लगाया खरीद फरोख्त का आरोप। एमडीडीए बना मोदी और धामी का दुश्मन, देहरादून में एक ही झटके में सैकड़ों युवा उद्यमियों से छीना रोजगार, बिना नोटिस के एक साथ 27 कैफे सील। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी गेस्ट का नाम उजागर करने की मांग तेज, मुन्ना सिंह चौहान बोले स्पेशल गेस्ट के नाम से उठना चाहिए पर्दा, कांग्रेस ने कहा सीबीआई जांच हो। बॉबी कटारिया को दिल्ली से देहरादून लाने के लिए दोबारा जारी होगा बी वारंट, सोमवार को कोर्ट में पेशी होगी बॉबी कटारिया की, सरेआम शराब पीकर ट्रैफिक रोकने पर मुकदमा दर्ज। और देहरादून में लोगों के साथ हो रहा स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट धोखा, जगह जगह खुदी सड़कों से व्यापारी परेशान, कारोबार भी ठप, सवाल आखिर कैसे पूरा होगा 2023 का काम।